इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं जानना चाहती हूँ। अगर आप किसी एक समुदाय के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जनता का भी आप 108 लोगों से और 100 के ऊपर जो लोग हैं उनसे ये सवाल है कि कश्मीरी पंडित जो गिरजा टिक्कू के बलात्कार पे कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप, कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप। देखिए, बांग्लादेशी बहुत खतरनाक, रोहिंग्या मुसलमान बहुत खतरनाक, घुसपैठ बहुत खतरनाक, बॉर्डर पे आतंकवादी बहुत खतरनाक, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये 108 चिट्ठी वाले जो है वो है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 108 राजनयिकों ने चिट्ठी लिखी है। जो चिट्ठी गैंग था वो फिर से सक्रिय हो गया है और उस चिट्ठी में क्या क्या इन लोगों ने लिखा है उस पर हम बातचीत करेंगे। प्रीति पांडे जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, एक तो ये बुलडोजर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों के जो अतिक्रमण इन्होंने किया हुआ है पूरे देश में, उस पर बुलडोजर चल रहा है एमसीडी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ 108 राजनयिक जो हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी जो चुप्पी है उससे देश में दंगे भड़क रहे हैं और कहीं आपकी चुप्पी से एक समुदाय के लोग टारगेट ना हो जाए और ज़्यादा। क्या कहेंगे? पहले तो ये जो 108 लोग जो राजमाता के चमचे हैं और जो ये वो लोग हैं जो पिछली सरकारों में जिन्होंने बड़ी अय्याशी करी है और अचानक से 2014 के बाद इनकी अय्याशी बंद हो गई, इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं जानना चाहती हूँ। अगर आप किसी एक समुदाय के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जनता का भी आप 108 लोगों से और 100 के ऊपर जो लोग हैं उनसे ये सवाल है कि कश्मीरी पंडित जो गिरजा टिक्कू के बलात्कार पे कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप, कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप, रोहिंग्यास को भगाने के लिए कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप, अनुच्छेद 370 के बाद जो आतंकवाद खत्म हुआ है जम्मू एंड कश्मीर उसकी तारीफ करते हुए कितनी चिट्ठी लिखते हैं आप। आपने प्रधानमंत्री की तो एक बार भी तारीफ नहीं की। जो कनाडा से खालिस्तान मूवमेंट में पैसा आया पूरे देश को बर्बाद करने के लिए और किस तरीके से उसको सरकार ने कंट्रोल भी किया, उस पर क्यों नहीं चिट्ठी लिखते आप। ये वो लोग हैं मनीषा जी जिन्होंने पिछली सरकारों में खूब कमाया है, बहुत पैसा कमाया है, कोई करप्शन से कमाया होगा, कहीं राजमाता को खुश करके कमाया होगा, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे। आपको तो पता ही है किस तरीके से बैंक में लोन लिए जाते थे। देश की आज़ादी से लेके 2000 जब ये कांग्रेसी गवर्नमेंट जब तक रही है, उतना मतलब 60 लाख करोड़ या कितना कितना एक अमाउंट है जो उतना उन्होंने बैंक से लोन लिया, उससे कहीं ज्यादा लोन कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैंक से दिया गया है। जरा उस पर भी तो चिट्ठी लिखी है। वो जो एनपीए का मामला है वो क्या है, कौन कौन पैसे लेके भागा गया था किस किस के रिजीम में। अब जब वो लोग पकड़े जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए चिट्ठी क्यों नहीं लिखते आप लोग? प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते कि जितने भगौड़े थे प्रधानमंत्री जी आप सबको लेके आ रहे हैं, आप तो तारीफ के काबिल हैं, आप तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए ऑपोजिशन नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन भी हो सकती है। यहाँ पर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री पे, कह रहे हैं कि पक्षपात पूर्ण के रवैये को हटाकर आप यहाँ पर डिसीजन लीजिए। जैसे संवैधानिक इमारतों की उन्होंने बात की, आपको पता होगा जहांगीरपुरी में जिस तरीके से मस्जिद के बरामदे पर बुलडोजर चला था, तो उसके ऊपर इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है। क्यों ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब? देखिए, जहांगीरपुरी का इलाका हो, चाहे वो सीलमपुर का इलाका हो, चाहे वो शाहीन बाग का इलाका हो, चाहे वो मेन दिल्ली कहीं का इलाका हो, और दिल्ली नहीं मनीषा जी पूरे देश में कोई इलाका हो, कोई ऐसी जगह जहां अवैध निर्माण है, जहां पे सरकारी जमीन पे या किसी और की संपत्ति पे या मेन सड़क को आपने बंधक बना के उस पे आपने अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल दी है, गरीब 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 कहते कहते कि हम गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, और आपने सरकार की जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया, उन सब की जगह, उन सब के घर, उन सब की झुग्गी, उन सब के बंगले सब तोड़े जाने चाहिए, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो लोग डर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से शाहीन बाग इन्होंने बिठाया था, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो साउथ दिल्ली एमसीडी है उन्होंने ये बात कही कि भाई हम शाहीन बाग पे भी कार्रवाई करेंगे। शाहीन बाग पे जो अवैध कब्जा है, देखिए शाहीन बाग मतलब ये नहीं कि पूरा शाहीन बाग तोड़ देंगे, नहीं, शाहीन बाग में जो अवैध कब्जा है, जो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ेंगे। तो जिन्होंने कब्जा किया है उनका घर टूटे, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ये जो 108 लोग चिट्ठी लिखते हैं, इनको क्यों तकलीफ होती है भाई? अवैध निर्माण पे जब बुलडोजर चलता है तो इनका क्या लेना देना? वो अवैध निर्माण वाले जो वहां बैठे हुए हैं उनसे इनका क्या रिश्ता है? रिश्ता 70 सालों का है, रिश्ता वोट बैंक का है। तो अपना वोट बैंक जब खिसकता हुआ दिख रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए छाती पीटते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचे। पक्षपात का ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार जो है पक्षपात कर रही है। इनकी सरकारों में कितना आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले जहांगीरपुरी का एग्जाम्पल दे दूं। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, आपको पता है कि मंदिर का भी एक पोर्शन ऐसा था जिसपे छज्जा या एक छोटा सा पोर्शन बाहर था। मंदिर वालों को ये पता चला कि कल टूटेगा, एक रात पहले उन्होंने वो अपने छज्जे को पीछे कर लिया। और अगर नहीं पीछे करते मनीषा जी तो मंदिर भी टूटता। अगर मंदिर ने भी अवैध निर्माण किया तो तोड़ो, अवैध निर्माण तो मंदिर करे, मस्जिद करे, सब तोड़ो। और वहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों के घर
या झुग्गियां या और चीजें तोड़ी गई हैं जहां पे वो व्यवसाय कर रहे थे, उनमें हिंदू भी हैं। तो जो ये टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया, नहीं भाई, लिस्ट पढ़ो, आप लिस्ट पढ़ो, उसमें बहुत सारे हिंदुओं के नाम है, उस पर बात क्यों नहीं करते आप? जहांगीरपुरी के लिए तो देखिए कपिल सिब्बल साहब जो है वो कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं, उनके केस लड़ेंगे ये। लेकिन जब 300 साल पुराना मंदिर राजस्थान अलवर में तोड़ा जाता है और ड्रिलिंग मशीन, मतलब ड्रिलिंग मशीन के द्वारा शिव जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, आप वहां पे कितने लोगों का केस लड़ने जा रहे हैं? 2 राज्य है, एक राज्य राजस्थान है, एक राज्य दिल्ली है। दिल्ली में अवैध निर्माण हुआ है, कब्जा हुआ, उसमें बुलडोजर चला, आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आप कोर्ट चले गए, कपिल सिब्बल साहब केस लड़ेंगे। कपिल सिब्बल साहब राजस्थान अलवर वालों का केस क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों इसलिए नहीं लड़ रहे, वो उनका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक तो जहांगीरपुरी है, वोट बैंक तो शाहीन बाग है, वोट बैंक तो पीएफआई के पैसों से सीए के टाइम पे जिन्होंने शाहीन बाग में बिरयानी खाई है, वोट बैंक वो है। तो वोट बैंक के खिलाफ तो देखिए नहीं जाएंगे, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए काम कर रहे थे। जो आज प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्रालय पे या हमारी जांच की एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रही हूं, भारत की नौकरी, भारत का खाना, भारत की सड़कें, भारत का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिल रहा है, जो रोजगार में मिलेगा, जो पैसे मिल रहे हैं, जो पॉलिसी के थ्रू पैसे आ रहे हैं, वो सब पे अधिकार भारत के लोगों का है, मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। लेकिन रोहिंग्यास का, बांग्लादेशी का नहीं है। हम अपने हिस्से की कमाई, हम अपने हिस्से का टैक्स, हम उनका पेट पालने के लिए भरें। आपके चैनल में प्यारे हिंदुस्तान पे दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली की जमीन पे अवैध निर्माण कर लोगों ने झुग्गियां डाली हैं, उनको राशन आते हैं, उनको दिल्ली के ही बहुत बड़े एक विधायक हैं जो उनको राशन देते हैं, पानी देते हैं। दिल्ली में पानी की कमी से झुग्गियों में लोग मर रहे हैं, लेकिन पानी के टैंकर वहां पे खड़े थे, वहां रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, वहां बांग्लादेशी रह रहे हैं, अरे बांग्लादेशी, और सबके वोटर आईडी कार्ड बने। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड लेने जाएंगे तो हमें इतनी बार चक्कर कटवाएंगे, हमें मतलब महीने 2 महीने में भी वो काम हो जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप बांग्लादेशी हैं, अगर आप यमुना खादर वाली जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, आप अगर ये शाहीन बाग वाले हैं, आप अगर जहांगीरपुरी वाले, आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे हुए तंत्र, वो लोग जो पिछले 70 सालों से एक विशेष समुदाय को खुश करने बैठे, उनका पूरा तंत्र मंत्र, अपना वोट बैंक फटाफट वोटर आईडी बनाने में लग गया है। तो ये लोग जो है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, बांग्लादेशी बहुत खतरनाक, रोहिंग्या मुसलमान बहुत खतरनाक, घुसपैठ बहुत खतरनाक, बॉर्डर पे आतंकवादी बहुत खतरनाक, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये 108 चिट्ठी वाले जो है वो है। अच्छा, ये 108 चिट्ठी वाले जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि संवैधानिक इमारतों को गिराया जा रहा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने अलवर का जिक्र नहीं किया, राजस्थान का जिक्र नहीं किया, खरगोन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया। क्यों? सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र क्यों नहीं किया? बंगाल का जिक्र क्यों नहीं किया? जिस तरीके से बंगाल के चुनाव के बाद रोहिंग्याज ने वो बड़े बड़े तलवारें और गड़ासे लेके लोगों को मार रहे थे, पूरे बंगाल में लोगों की, जिसने भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, अमित शाह जी की तारीफ कर दी। देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी बॉडी, उसकी सड़क पे, कहीं पे भी पेड़ पे उसकी लाशें टंगी मिल रही है। तो बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात होती? केरल के बारे में क्यों नहीं बात होती? अगर आप बात सच में करना चाहते हो तो सबके बारे में बात करिए ना, लेकिन आप करेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, सबको पता है कि ये सरकार एक के बाद एक बिल लेके आ रही है, एक के बाद एक कानून लेके। अनुच्छेद 370 हम नहीं मानेंगे, राम मंदिर हम नहीं मानेंगे, उस पर भी बवाल बहुत सालों तक करेंगे। तो राम मंदिर को किस तरीके से, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला था, इसलिए सब लोग शांत रहे। लेकिन हम अनुच्छेद 370 भी नहीं मानेंगे, हम सीए भी नहीं मानेंगे, हम एनआरसी जो आई नहीं है उसके नाम पे भी दंगा करेंगे। हम जितने ऐसे बिल पास होंगे, हम तथाकथित किसान आंदोलन में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, हम बिल नहीं मानेंगे, हम किसान बिल। अरे भाई, बिल इस देश की पार्लियामेंट में बनेगा या इनके दफ्तरों में बनेगा या पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में बनेगा या राकेश टिकैत के खेतों में बनेगा। तो भारत सरकार के संसद का क्या लेना देना, क्या मतलब हुआ? राज्यसभा और लोकसभा का क्या मतलब है जब इनके कहने से बिल पास होगा? नहीं होगा। जो देश और राष्ट्र के हित में होगा वो बिल पास होगा। और अब समय आ गया कि देखिए, जिस तरीके से पूरे समय चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिस संविधान के बारे में आप बोल रही थी, जिस संविधान के आड़ में ये ड्रामा करते हैं, सबसे मजेदार बात यह होगी कि जब संविधान ने हमें अधिकार दिया, उसी संविधान, एक देश एक कानून, जैसे उस संविधान की बात होगी तो कहेंगे हम संविधान नहीं मानते। ये अपनी सहूलियत से संविधान मानेंगे, इनका मन है, इनका फायदा है तो ये संविधान मानेंगे। अब उसी संविधान को जब ये कहा जाएगा कि भैया जिस संविधान की आड़ में तुमने ड्रामा किया है, यही संविधान अब हम लागू करने जा रहे हैं, इसी संविधान, एक देश एक कानून हम लागू करेंगे। हम संविधान में अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे तो करेंगे। इंदिरा जी ने तो कितने अमेंडमेंट किए थे? इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हुए हैं। ये सरकार कर लेगी तो क्या होगा? जो भी ऐसी चीज जो भारत के हित में नहीं है,
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस जमाने में बना 70 साल पहले। आज 70 साल बाद अगर सरकार को लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ और ऐड करने की जरूरत है, तो होगा ऐड। लेकिन जिस संविधान की आड़ में आप सड़कों को बंधक बना के बैठे थे, आपने पूरे दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर रखा था, आप एम्बुलेंस नहीं जाने देते थे, लोगों की मौत हो जाती थी, कितनी चीजें, कितना तमाशा इस दिल्ली ने झेला। उसी संविधान को देखिए कुछ दिन में नहीं मानेंगे। तब मैं चाहती हूं कि ये 108 लोग चिट्ठी लिखें और भारत सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से ये कहें कि देखिए संविधान की आड़ में हम ये नाटक करते थे, अब इसी संविधान को तो ये नहीं मान रहे, तब जरा मैं मानूंगी कि ये 108 लोग जो है वो बहुत बुद्धिजीवी हैं। ये सारे अवार्ड वेप्सी गैंग वाले लोग हैं जो इतने सालों से चुप थे, लेकिन जैसे कोई बिल आ जाता है तो अरे भाई ये तो बुरहान वानी के लिए कोर्ट चले जाते हैं। जिनको बुद्धिजीवी हम कहते हैं, ये बुद्धिजीवी, हम इनका मजाक उपहास उड़ाते हुए कहते हैं होंगे बहुत बड़ी पोस्ट पे, होंगे पूर्व भारत के सरकार में बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे रहे होंगे, कोई सेक्रेटरी रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, लेकिन ये उपहास उड़ाने वाले लोग हैं, इसलिए हम इनको बुद्धिजीवी कहकर इनका मजाक उड़ाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थी हमारे साथ प्रीति जी, इन्होंने बताया कि 108 बुद्धिजीवी जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ये जो चिट्ठी गैंग है, इन्होंने जितना भी जिक्र इसमें संविधान का किया है या फिर जो अवैध निर्माण का यहाँ पर किया गया है, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है जो बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रहा है, जो कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है। आज तक अलवर का जिक्र इन्होंने नहीं किया, खरगोन का जिक्र इन्होंने नहीं किया, बंगाल का जिक्र इन्होंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी चिंता इन्हें सता रही है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य या फिर अन्य सरकारों के जो शासित राज्य हैं उनके बारे में ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।